Good morning to my all dear students. Today we will discuss about our introduction series of the standard 11, which comes from the standard 7s. Yesterday I am telling you, or in the previous lectures I am telling you, our physics not start from the standard 11, it is start from the standard 7. So I am really happy to produce such kind of the introduction which is the school level. Now guys, today we will start the standard 7th physics. Let's see once again. What I say? Today we will see the standard 7th physics. Why I am telling you that is here standard 7th physics? Because physics are start from the standard 7. How it start from the standard 7? Let's see. देखो standard 7 से कैसा start हुआ है हमारा physics. The first one, that is chapter of the name मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मैंने कल बताया था आपको, जो हमारा 11 का फिजिक्स है उसका उसके हार्ट बीट्स कहां से सुनाई देते हैं? हमें स्टैंडर्ड 7 से सुनाई देते हैं. सो लेट अस सी द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस चैप्टर्स are same included in the standard 11th of chapter 1. The name of that chapter is units and measurements. Units and measurement. Let's see the first point, that is physical quantities. That is the physical quantities. Now there are the two kinds of the quantities are introduced. One is the physical quantity and another one is the fundamental quantity. What is the meaning of physical quantity? The physical quantity is nothing but a quantity which is measured by alone. किसी के साथ की जरूरत नहीं है उसको. कोई भी चीज हो, अगर आप लोगों को उसको गिनना है, किसी और सप्लीमेंट क्वांटिटी की उसी को जरूरत नहीं है. That's called as the physical quantity. And here these two examples, that is mass and weight. Mass, the unit of that mass. Weight, that is kg, kilogram. But whenever we are going to calculate the speed, calculate the velocity, what is the unit of velocity? That is meter per second. कितने quantity आ गए? 2 quantity आ गए, एक आ गया मीटर, that is the distance, and second, that is the time. कितने quantity हो गए बच्चों? 2 quantity हो गए. That means क्या हो गया? वहां पे 2 quantity आ गए तो फिजिकल क्वांटिटी है. देखो, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है. फंडामेंटल क्वांटिटी अलग, डिराइव्ड क्वांटिटी अलग. सो ये फिजिकल क्वांटिटी आपको एज इट इज पॉइंट है स्टैंडर्ड 11th में. उसके बाद आता है दैट इज इंट्रोडक्शनल पोर्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है. आप लोगों को पता है कि भारत में आज़ादी 1947 में आई. उसके पहले इंडिया पे बहुत सारे शासनों ने रूल किया. ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, डच थे. ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है. आज भी हम लोग जब किसी की हाइट गिनते हैं तो दैट इज इन द फीट, बट नॉट इज ऑथेंटिकल. जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पुलिस भर्ती का कोई भी फॉर्म भरो, एट दैट टाइम आवर हाइट विल बी काउंट इन दी सेंटीमीटर्स. तो ये सिस्टम बदलते गए. उसके अंदर एमकेएस है, एफपीएस है, सीजीएस है, और उसके बाद क्या हुआ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स. वो हम लोग 11th के इसमें जरूर पढ़ेंगे. लेकिन वो कहां से स्टार्ट हो गया? यहां से स्टार्ट हो गया. नाउ अनदर पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट. ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखो. ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट.
ये पॉइंट इसलिए ध्यान में रखना है, नीड फॉर मेजरमेंट में हमें इस पॉइंट की जरूरत है। देखो इतना सारा मैंने लिखा है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड 7 का है, स्टैंडर्ड 8 का भी आएगा, स्टैंडर्ड 9 का भी आएगा, स्टैंडर्ड 10 का भी आएगा। इतने एफर्ट्स क्यों ले रहा हूं मैं? व्हाई? बिकॉज मुझे चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स को हर एक चीज याद आनी चाहिए। जब तक मैं आपका रिवीजन नहीं कराऊंगा, जब तक आपके दिमाग से हर एक बात को मैं मेमोरेबल नहीं करूंगा, हर एक बात को ध्यान में नहीं लाऊंगा, तब तक मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा आगे का। So let's move. That is the another one. That is major causes of errors in measurements. Major causes of errors in measurements. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी मेजर कर लो लेकिन उसका मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। आई एम गिविंग वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल वाज हियर। आप कभी सोनार की दुकान पे गए होंगे, ऑन द गोल्ड शॉप। द इंस्ट्रूमेंट to count the weight of gold, they are evacuated in a glass chamber. देखो उसको एक ग्लास के बक्से में रखा हुआ होता है, एंड आफ्टर दैट दे विल बी काउंट ऑफ द वेट। वो वेट करेगा आपके सोने का। ऊपर क्यों नहीं रखेगा? व्हाई? बिकॉज अगर हवा एयर का कुछ प्रेशर उसके ऊपर आता है, और एयर प्रेशर से अगर आपको सोना गलती से कम गया या गलती से ज्यादा गया तो नुकसान होगा, आपका होगा या उसका होगा। दैट मीन्स व्हाट इज हियर? दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यहां पे इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज दीज स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन अ स्पेशल चैप्टर, दैट इज इन द सेकंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड्स 11 इन द मैथमेटिकल पोर्शन। In the mathematical portion. Now next move with the motion, second one chapter, that is the motion, force and work. This is the थर्ड चैप्टर रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड 11। देखो स्टैंडर्ड 11 का भी लूंगा मैं, इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड 11 का स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। व्हाट इज हियर? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन यही तो हमें देखना है आगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अनदर वन सेम कंफ्यूजन, स्पीड एंड वेलोसिटी। सर स्पीड एंड वेलोसिटी तो एक ही है, हम भाग रहे हैं वो भी स्पीड है, हम यहां से वहां तक गए तो हमें इतनी वेलोसिटी मिली तो वो है, बट वेलोसिटी इज अकॉर्डिंग विद द टाइम फ्रेम। Velocity is according with the time frame, so that's why here are the 2 points are included. Another one, average velocity and instantaneous velocity. These are also important. These are also important. This velocity is very very important. तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, आप यहां से एक 60 किलोमीटर जा रहे हो, अगर 60 किलोमीटर आप लोगों को जाना है, यू हैव टू टेक अ 1 hour, दैट्स मीन आवर स्पीड, आवर वेलोसिटी, सॉरी आवर स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। बट आपने क्या किया? यहां से एक 15 किलोमीटर पे गए, वहां पे रुक गए, 5-10 मिनट कुछ टाइम पास किया, वहां से और आगे गए 10-15 किलोमीटर, फिर रुके। बट इतना टाइम कवर करने में आपको कितना समय लगा? सिर्फ एक समय लगा। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये होता है एवरेज। जैसे आप लोग मार्क्स निकालते हो, मुझे एवरेज मार्क्स इतने आए। So second one, that is acceleration. Accelerate, change in velocity with respect to time, that is called as the accelerate. तो acceleration क्या होता है? Acceleration होता है velocity को change करना time frame में। We know one of the accelerator, bike का accelerator होता है। What we do there? We doing one of these things, we increasing the velocity, we increasing the speed of our bike, our vehicle with respect to time.
दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड एज द एक्सेलरेटर. वी एक्सेलरेट, आप एक्सेलरेट करते हो. अनदर वन फोर्स एंड एक्सेलरेशन. अब आ गए आपके न्यूटन साहब. कौन आ गया आपके? न्यूटन साहब. देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टैंडर्ड 7. स्टैंडर्ड 7 में आप लोग क्या कर रहे हो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और यही न्यूटन्स लॉ आप सिमिलर पढ़ोगे इन द स्टैंडर्ड 11. दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड एज द हार्ट. बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं. दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड एज द heart. Now next one, that is force, displacement and work. And I think we already got it. What is the force, what is the displacement, what is the work? वर्क क्या होता है? कुछ फोर्स लगा लो, पार्टिकल को डिस्प्लेस कर लो, that is called as the work. Now next one, that is static electricity. देखो, static electricity 7वीं कक्षा में ही आप लोगों ने करंट सीख लिया. आप लोगों को 7वीं कक्षा में ही पता चला कि चार्ज क्या होता है. एक एक्सपेरिमेंट होगा, आप लोगों ने किया होगा. कोम, कंघी, कोम ऐसा बालों पे घसते हैं हम लोग. पेपर के कुछ टुकड़े लेते हैं और हम उसको खींचने की, खुद के वो कोम की और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस सेम प्रैक्टिकल्स आर हैपन्स विद द एबोनाइट ग्लास ट्यूब, वन काइंड ऑफ थिंग. तो आप लोगों को वहां पे पता चला कि चार्ज क्या होता है. वहां पे आप लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. और बहुत बार आपने देखा होगा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होती है. व्हाट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज कम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स एक दूसरे को घसते हैं. साइकिल का लाइट बहुत बार देखा होगा आपने. That is the frictional electricity. Another one, that is atmospheric electric charge. It is very, very easy. So it is static electricity. And another one, next unit, that is the heat. देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं. डीप में अगर गया तो 10 लेक्चर इसके ऊपर ही बन जाएंगे. सिलेबस पीछे रह जाएगा. और हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, छोड़ना कुछ नहीं है. सो हीट क्या है? आप लोगों को कल बताया. व्हाट इज द हीट इज इंपॉर्टेंट हियर. What is the exact value of heat in the physics? Why? Because heat produces the energy, transformation of heat. कौन कौन से मीडियम होते हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए? We know all these. That is the one of the important point was here. That is good conductor, bad conductor. Yesterday I told you one example. That is the metals and non-metals. Second one, that is expansion and contractions होगा यहाँ पे. एक बार देखना पड़ेगा. constructions of liquid gas due to heat. हीट की वजह से गैस कैसा एक्सपांड होता है, कैसा कॉम्प्रेस होता है. लिक्विड, we know the evaporation method. Another one chapter, that is effect of light. Light की effects. Yesterday I told you that is reflection, refraction, rarefractions, all these are easier. There is beam of laser light. आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, आप लोग खेले भी होंगे उसके साथ. लेजर लाइट्स, लेजर क्या होता है? There is light amplification stimulated such kinds of the imaginations. एनर्जी के थ्रू वो बनाया जाता है. रेडिएशंस होते हैं वो. सो ये क्या है? ये इक्लिप्स है कुछ, दैट इज सोलर इक्लिप्स, लोनार इक्लिप्स. ये क्यों है? क्योंकि आगे चल के आपको इसके ऊपर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस भी देखने होंगे. एक ज्योग्राफी का पॉइंट यहां पे आया है, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो शैडो डे. क्या होता है? जिस दिन आपकी छांव होती ही नहीं है, जैसा 12 बजने के बाद. जब 12 बजते हैं आप लोगों की शैडो कहां होती है? आपके अंदर ही आपकी शैडो होती है. So next one, that is the production of sound and sound. Sound कहां से इंट्रोड्यूस हुआ? 7वीं कक्षा से. साउंड कहां से आया? 7वीं कक्षा से. What is the production of sound? प्रोडक्शंस क्या है? साउंड कहां है? हम लोगों को 2 साउंड ही पता है सर. एक प्लीजेंट और अनप्लीजेंट. जो कानों को अच्छा लगता है प्लीजेंट, जो कानों को अच्छा नहीं लगता वो अनप्लीजेंट. बट बोथ आर दी साउंड्स. बोथ आर दी साउंड्स. तो प्रोडक्शन कैसा होता है साउंड से? इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे म्यूजिक्स में. आप लोगों को पता है सारे गामा पद नि सा, दे हैव द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकलते. फ्रीक्वेंसी क्या है आगे देखेंगे. फ्रीक्वेंसी क्या है आगे देखेंगे. दैट इज टाइम पीरियड.
फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये दो चीज, ये कभी नहीं भूलना है हमें लाइफ में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये दो बातें नहीं भूलना है फिजिक्स पढ़ना है तो। लाइफ में बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हर चीज में आपको लगती है। अनदर वन दैट इज हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। गाना सुनते हो, साउंड्स, सॉन्ग्स, कहीं पे सॉन्ग्स हाई होता है, कहीं पे सॉन्ग्स का जो पिच होता है वो लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी क्या है? आप लोगों को एक एग्जांपल पता होगा, जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप, अर्थक्वेक नहीं पता? हाँ, भूकंप, अर्थक्वेक जब आता है तब सबसे पहले किसको सुनाई देता है? डॉग्स, डॉग्स आर बार्किंग एट दैट टाइम। Why? Because they listen such kind of these sounds. So it is the intensity. Another one, the last part of these standard 7, that is properties of a magnetic field, and it is very very important. Why? Because these all points are included in the standard 11th as well as the standard 12. Magnetism कल बताया, magnetism, earth, it is गिगानाइक मैग्नेटिक प्रोसेस है वो। उसके बाद क्या है? दैट इज मैग्नेटिक नीडल, साउथ नॉर्थ रहती है मैग्नेटिक नीडल, ऐसी कहीं पर भी उसको ऐसा वैसा कहीं पर भी रख दो, कहां पे जाके कांस्टेंट होगी? साउथ नॉर्थ जाके कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, आप लोगों ने लिया होगा, एक बार मैग्नेट लिया, उसके साइड से ऐसा ये ऐसा बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर आपने देखा, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट इज पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट करना, आप लोगों ने किया होगा बहुत बार, ऐसा पेज लिया या रजिस्टर लिया, ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लिया और नीचे से मैग्नेट, आप जैसा मैग्नेट घुमाओगे वो मटेरियल वैसा जाएगा, जैसा मैग्नेट घुमाओगे मटेरियल वैसा जाएगा। किताब के बाहर मत लेके जाओ, नहीं तो गिर जाएगा। सो नेक्स्ट वन दैट इज अ मेटल डिटेक्टर। बहुत जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, मॉल है, मूवीज थिएटर है, वहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक डिटेक्टर्स होता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट मैग्नेटिक डिटेक्टर्स? दैट इज द मैग्नेटिक डिटेक्टर्स। आपके अंदर की जो मैग्नेटिक चीजें हैं, मैग्नेटिक मटेरियल वाली जो चीजें हैं, वो चीजें कौन बताता है? आपका मेटल डिटेक्टर भी बताता है। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड 7th फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैंडर्ड 8 physics. Now let's see. So guys, let us start with the standard 8. स्टैंडर्ड 7 तक का हम लोगों ने देखा, अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड 8 में। स्टैंडर्ड 8 में क्या है? फर्स्ट चैप्टर आता है आपका इन फिजिक्स, इन फिजिक्स। हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को साइंस है, साइंस के अंदर फिजिक्स है, उसी में केमिस्ट्री है, उसी में बायोलॉजी है और उसी में स्पेस भी है। स्पेस, स्पेस बोले तो जगह नहीं, स्पेस बोले तो अंतरिक्ष स्टडी, स्पेस स्टडी। तो ये क्या है? फर्स्ट वन दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। इन द प्रीवियस ईयर 7वीं स्टैंडर्ड में आपने फोर्स, वर्क, प्रेशर, मोशन, ये सब देखा। यहां पे आपको क्या है? फोर्स एंड प्रेशर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स दो तरह के इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन करके बताया है। दैट्स वन दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अनदर वन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देखो फोर्सेस दो हो गए, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट वन दैट इज इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आपको बहुत बहुत सारे जगहों पे ये इनर्शिया आएगा और इसके रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये इनर्शिया आएगा, उसके बाद क्या पढ़ना आप लोगों ने? दैट इज द प्रेशर। प्रेशर कौन कौन से? ऑन सॉलिड, सॉलिड का प्रेशर्स, ऑन लिक्विड प्रेशर, ऑन गैसियस प्रेशर्स। एग्जांपल चाहिए? ऑन सॉलिड वी नो वेरी वेल, लिक्विड पानी ले लो, बलून ले लो। बलून का एग्जांपल तो आपको सिलेबस में ही था। नो द गैस, on gas, pressure on a gas, we see one of these
एक आपका कंक्लूजन यहाँ पे दूर करना चाहता हूँ मैं। आपके सबके घर में, रसोई घर में सिलेंडर होता है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेशर इन अ गैस। देखो, कभी अगर गैस आपने उठाया होगा या कहीं सरकाया होगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, तो उसके नीचे लिक्विड होता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। एंड एट अ पर्टिकुलर प्रेशर पे दीज लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट वन, that is the force, that is what the name of that force, that is buoyant force. It is very very important. And another one, the Archimedes principle. देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहता हूं मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है ना आप सबको? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन सिंपल पूछता हूं मैं आपको। बोला जाता है कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था, एमपीएससी हो गई, यूपीएससी की, ऐसे इसमें ऐसे तरह के छोटे मोटे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज कंसीडर एक नदी है, नदी के ऊपर आपकी बोट है और बोट में से आप लोगों ने पैर नदी में छोड़ा हुआ है और आपका पैर घुटनों तक पानी में भीग रहा है। मानो कहां तक भीग रहा है वो? घुटनों तक पानी, आपके बोट के साइड से आपके घुटनों तक पानी आ रहा है, आपने पैर पानी में डाले हुए। एंड सडनली द वाटर लेवल आर इंक्रीजेस। वाटर लेवल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो क्या होगा? अब घुटनों तक पानी था, पानी ऊपर आएगा? बोलो, पानी ऊपर आएगा? पानी बोट में आ जाएगा ना? नहीं। दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पानी बढ़ गया तो आपकी बोट भी ऊपर आ जाएगी। व्हाई? दिस इज द फ्लोटिंग, वो ऊपर आ जाएगी। पानी घुटनों तक ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। ये सिंपल तरीका था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कहां दिया गया है? दैट इज इन द स्टैंडर्ड 8। नेक्स्ट वन चैप्टर, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। प्रीवियस चैप्टर्स only the current electricity was there and just a brief introductions of the magnetism, magnetic lines of force, properties and such kinds of the explanations was there. But here the current, electricity and magnetism, this syllabus shows you the both are related with each other. Both are related with each other. How it can be explained? एक simple example आपको मैं बताता हूं। क्या है एग्जाम्पल? बहुत बार आप लोगों ने ट्रैवल करते हुए या कभी खेतों में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की एक बड़ी बड़ी लाइन आपके खेत में से गई होगी। Whenever we are going to such making a narrow distance with that wires, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाओगे। Why? Because electric current produces a magnetic field, और यहीं पे आपको वो बताया गया है। इसके अंदर क्या क्या है? That is current, electricity, we know all well। या 7वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू दैट चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट कैसा प्रोड्यूस होता है। हियर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ दी, अब ये पोटेंशियल छोड़ दो, जनरल पोटेंशियल आप लोगों को पता है। बहुत लोग बोलते हैं ना आप में पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है। पोटेंशियल बोले तो क्या? ताकत, क्षमता, एबिलिटी, पावर। सो ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा फॉर्म होता है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इट इज सिंपल। जब आप बहुत डीप में जाओगे, बहुत डीप में जाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना है, क्या है, ये जब आप सब देखोगे तब आपको पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट दी वन काइंड ऑफ दी फ्लोइंग दी वोल्टेज इन दैट सर्किट। कितना अक्रॉस हो रहा है उसके पोटेंशियल डिफरेंस, वही होता है। बाद में क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक सेल्स, पेंसिल सेल रिमोट के अंदर होता है, वॉच के अंदर होता है, गाड़ियों के बैटरी में होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज वन काइंड ऑफ द ड्राई सेल, लीड एसिड सेल। ड्राई सेल सिंपल, आप लोगों को पता है ड्राई सेल्स कौन कौन से हैं? लीड एसिड सेल, लीड एसिड सेल आपको पता है इन्वर्टर की बैटरी। दिस इज वन काइंड ऑफ द एसिड सेल्स। तो ये सब आप लोगों ने कहां सीखा? ये सीखा अपने 8th स्टैंडर्ड।
सर आप इतना बोल रहे हो, ये कहाँ यूज आएगा? भैया ये यूज आएगा आपको स्टैंडर्ड 11 के पेपर सेकंड में। ये सब है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है वहां पे मैग्नेटिज्म भी है, वहां पे बैटरी भी यूज करनी होगी, वहां पे सेल भी यूज करना होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी देखना होगा, ये सब है। अब मुझे बताओ ये कहां स्टार्ट हुआ आपका? 8th स्टैंडर्ड में। तो बोलो फिजिक्स आया अभी आया? नहीं, फिजिक्स पहले ही आया, लेकिन हम लोग उसे पहचान नहीं पाए। खतरे की घंटी 7वीं कक्षा में ही दे गया था वो। समझ जाओ बच्चों, मैं आगे आ रहा हूं, वो बोल के गया था। देखो बोला है, नहीं बोला है, बोला है। अभी 9वीं कक्षा बाकी है, अभी 10वीं कक्षा बाकी है। फिर आप बोलोगे सर अगर हमें पहले पता होता कि फिजिक्स इतने पहले से स्टार्ट होता तो हम लोग स्टडी करते स्टार्टिंग से। अभी वक्त नहीं गया, अभी भी स्टडी स्टार्ट करो, मैं हूं ना आपके साथ। लेट्स मूव, अभी स्टार्ट करो। 7वीं कक्षा का बुक निकालो पढ़ो, 8वीं कक्षा का बुक निकालो पढ़ो। नहीं है मुझे बोलो, मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ये सब के नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा और बताऊंगा कि ये हमें कहां कहां यूज हो रहा हो। नाउ लेट्स गो विद अनदर वन, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो एग्जांपल दिया था तार का, वायर का, बड़ी वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बताया था, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। magnetic effect of electric current. Now another one of the example of that, the electric bell. इलेक्ट्रिक बेल का एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक बेल जो अपने घर में होती है, कोई बाहर से आया जोर से चिल्लाएगा नहीं, बेल बजाएगा, समझ में आएगा बाहर कोई आ गया, वही तो है ये इलेक्ट्रिक बेल। यही है वो इलेक्ट्रिक बेल्स। नो सेकंड वन चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बच्चों मैं यहाँ पे। क्यों नहीं दूंगा? मैंने आपको कल ही बताया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं होते तो ये सारा बनता क्या? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि फिजिक्स बना ही मैटर से है। फिजिक्स किससे बना है? मैटर से बना है। फिजिक्स किससे बना है? नेचर से बना है। फिजिक्स किससे बना है? पूरे नेचर से बना है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये तो भैया उसका एक अंग हो गया, ये तो एक उसका भाग हो गया। नाउ अनदर, देखो फिर से आ गया मेजरमेंट। अरे पीछा छोड़ भाई, हमारा छोड़ ही नहीं रहा है मेजरमेंट। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों? क्योंकि 11th का पहला चैप्टर कौन सा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक डॉक्टर नहीं बनोगे, जब तक इंजीनियर नहीं बनोगे, जब तक साइंटिस्ट नहीं बनोगे, तब तक नहीं छोड़ेगा। उसके बाद भी नहीं छोड़ेगा, साथ में ले जाएगा। दैट इज मेजरमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ हीट। अब हीट की मेजरमेंट देखना है। हीट कहां से आती है? सोर्स ऑफ हीट सन, अर्थ, केमिकल एनर्जी। देखो कहां कहां से हीट आती है? सन से हीट आती है। आती है? आती है सर, गर्मी तो होती ही है ना, हीट तो आएगी। उसके बाद अर्थ। अब बोलो सर अर्थ से कहां से हीट आती है? आती है भैया ज्वालामुखी। नहीं पता? पता है ना, लावा रस निकलता है। कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है? नहीं, बहुत गर्म होता है। क्या है? इट इज वन काइंड ऑफ द हीट, केमिकल एनर्जी, लॉट्स ऑफ केमिकल एनर्जीज which is giving you the heat. Now another one, that is electric energy, atomic energy, air. इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता है आपको, बोलने की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, फैन चलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, टीवी चलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अनदर वन, दैट इज एटॉमिक एनर्जी। ये तो बहुत बड़ा शब्द है सर, एटॉमिक। आप तो बोल रहे थे आप फिजिक्स पढ़ा रहे, अब कहाँ एटॉमिक में, केमिस्ट्री में घुस गए। भैया कल ही बताया था, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, वाइल क्वीन कौन है? मैथमेटिक्स है। तो राजा बोले बाद प्रजा तो आएगी ना, सब वही आ गया। एटॉमिक आ गया, केमिस्ट्री आ गया। विदाउट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फिजिक्स बढ़ नहीं सकता आगे, फिजिक्स चल ही नहीं सकता। अनदर वन, दैट इज एयर। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूं आपको एटॉमिक एनर्जी पे। देखो चार्ज होते हैं, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी दे तो चार्ज होते हैं। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज द कैरिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इससे क्या बनता है? चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स किस में होते हैं? एटम्स में होते हैं। एटम्स कहाँ होता है? केमिस्ट्री में होता है। तो एटॉमिक एनर्जी है? जी हाँ है, देख लो। उसके बाद क्या है? ये हो गया सोर्स ऑफ हीट। और है ना भैया, टेम्परेचर है, हीट एंड टेम्परेचर है। थर्मोमीटर आप लोगों को पता है किस लिए यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर? टू सी दी टेम्परेचर्स
टेम्परेचर देखने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये देखो स्पेसिफिक हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछता है 12वीं में इसकी, स्पेसिफिक हीट की क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कैलोरीमीटर, ये भी पता है। ओके, अब ये हो गया थोड़ा बहुत इसके अंदर मेजर हीट, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, ये तो देख लिया हमने, एक्सपेंशन पहले ही देख लिया 7वीं कक्षा में। नाउ लेट अस सी दैट इज द साउंड। पहले देखा था साउंड का प्रोडक्शन कैसा हुआ है, अब क्या देखेंगे, अब सिर्फ साउंड देखेंगे, उसके अंदर हर एक चीज देख लेंगे। क्या है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वहां पे हुआ था, हाँ हुआ था सर, टॉपिक ही था साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो क्या है, देखो साउंड का प्रोडक्शन, यहां पे मैंने एक लिखा है ट्यूनिंग फोर्क। क्या होता है ट्यूनिंग फोर्क? एक ऐसी आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गया हो, ईएनटी स्पेशलिस्ट कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, घसे का डॉक्टर, उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट बनते। आप में से भी कोई बनेगा आगे चल के। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिंग फोर्क। क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, बच्चा बहरा है उसको सुनाई देता है, कहां तक सुनाई देता है, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो डॉक्टर यूज करता है इसके लिए। तो हमें इसके लिए यूज करना है? नहीं, हमें वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना है, वो देखेंगे हम आगे चल के। सेकंड वन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। देखो उससे कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। मैंने आप लोगों को कल बताया था सोनार क्या है, सी द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ कितनी है सी की, हर चीज की डेप्थ, नदी के अंदर पानी कितना गहरा है, वेल के अंदर पानी कितना गहरा है, वो देखने का काम हम किस चीज से कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द साउंड वेव्स। अनदर वन, अब ये डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करने पूरा कंप्लीट के लिए जो भी टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। इज द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल पर सेकंड और इन ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। चलो वो डिटेल्स में देख लेंगे। सो अनदर वन, साउंड एंड म्यूजिक बताया था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर। देखो सा के वास्ते कितना फ्रीक्वेंसी 256, रे के वास्ते कितना है 280, गा के वास्ते कितना होगा 540, ऐसा बढ़ते जाएगा। हर एक नोज पे, हर एक साउंड पे, आपको नोड पे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। अनदर वन, दैट इज द साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन, साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। अब देखो ये, अब ये पढ़ोगे, अब जब ये 7वीं कक्षा में आप ये पढ़ोगे ना साउंड प्रोडक्शन बाय ह्यूमन, वहां को आपको ये यहाँ की एक डायग्राम दी होगी। बायोलॉजी में चले गए फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, यहाँ पे नहीं, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है हमें। केमिस्ट्री पढ़ेंगे जरूर, मैथमेटिक्स जरूर पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आता ही नहीं है हमें इतना यहाँ पे। सो ये तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन, और ह्यूमन कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर, देखो चमत्कार है। साइंस क्या है? साइंस वन काइंड ऑफ द मिरेकल, साइंस इज द वन काइंड ऑफ द मिरेकल। आज से 50 साल पहले अगर आपको कोई बोलता या आपको कोई समझाता, आपके अभी भी अगर आपके घर में कोई दादा बुजुर्ग लोग होंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि यहां से मुंबई जाने के लिए फ्यूचर में सिर्फ आपको 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, फ्यूचर में बोल रहा हूं, अभी नहीं है, अभी तो बहुत टाइम लगता है फ्यूचर में, वो मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल अभी नहीं है। मगर 50 साल पहले अगर कोई किसी को बोलता, या 100 साल पहले अगर कोई किसी को बात करता कि आप लोग यहां पे बैठे बैठे दुबई, जापान, साउथ कोरिया, कहीं पर भी बैठे आदमी से लाइव बात कर सकते हो, उसको देख सकते हो, वो आपको सच मानेगा? नहीं मानेगा सच। सच काइंड्स ऑफ दिस। लाउड स्पीकर भी क्या है? चमत्कार है। आप कम आवाज में बात करो, वो आपका आवाज बड़ा करेगा, सेंड करेगा। Why? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से वो क्या करेगा? आपका साउंड बड़ा करेगा। सो साउंड जनरेशन बाय द लाउड स्पीकर्स। अब चलते हैं लास्ट आर्टिकल, लास्ट चैप्टर के पास, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। देखो अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, आगे रिफ्रैक्शन आएगा। 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में देखेंगे हम लोग कि रिफ्रैक्शन कहां आ रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज वन काइंड ऑफ द रिफ्लेक्ट, यहां से आ गया उधर चला गया,
नीचे आया क्या? नहीं आया। नीचे आ गया वो रिफ्लेक्शन हो गया क्या? नहीं हो गया, वो रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अलग अलग रूल्स हैं। सर क्या रूल्स है उसमें? ये यहां से ऐसा आएगा, यहां से वैसा जाएगा। वैसा नहीं होता है भैया। यहां से यहां पर अगर आता है तो वो कौन से एंगल से आ रहा है, कौन से एंगल से जा रहा है, उसका इंडेक्स क्या था। यहां पे कितना एंगल बताया? एक लाइन खींचनी होती है, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइंस पे देखना पड़ता है कि कितना जा रहा है। उसमें क्या है सर, ये 45 एंगल से आएगा, 45 एंगल से जाएगा? नहीं जाएगा, वो थोड़ा बेंड होता है वहां पे, वो देखना है हमें। दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सब हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज द 11th स्टैंडर्ड में। सो अनदर वन, दैट द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। देखो वर्ड बताते हैं भैया, ये रेगुलर और इरेगुलर क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रेगुलरली कैसा होता है, इरेगुलरली कैसा होता है। सो नेक्स्ट वन, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर से आ गया सर, ये आ गया तो ये भी आ रहा है, बार बार आ रहा है। यहां बार बार आएगा वो रिफ्लेक्शन, बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन इट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइट। जैसा रिफ्रैक्शन है वैसा ही क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा? दैट इज द स्टैंडर्ड 7 का फिजिक्स देखा, स्टैंडर्ड 8 का फिजिक्स देखा। जब हम लोग 11 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि ये कहां हुआ था। तो देखो स्टैंडर्ड 7 में क्या देखा था, स्टैंडर्ड 8 में क्या देखा था। समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड 7 से बढ़कर स्टैंडर्ड 8 है, उसी तरह स्टैंडर्ड 8 से बढ़कर स्टैंडर्ड 9 है। सो आई थिंक गाइज वी हैव बीन successfully completed the 7th as well as the 8th physics. Just overlook what we see in the standard 7th physics, what we see in the standard 8th physics. So I think our these two standards are completed. So guys, I would like to stop here and we will meet in our next video with the standard 9th physics and standard 10th physics. So thank you for all students and have a nice day.